Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about direct proportion and inverse proportion. This chapter is from your 7th mathematics and today is our lecture number 1. Okay? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जान लेंगे इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे। इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड इन लास्ट हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। In the previous class, we have learned how to compare two numbers and write them in the form of ratio. ऑलरेडी आपको पता है अगर मुझे यहाँ पर टू नंबर जो है यहाँ पर कंपेयर करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एंड उसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, रेशियो फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि 2/7 और यहाँ पर देखिए 3/7, इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पर ग्रेटर वन है, तो 3/7 यहाँ पर क्या है, ग्रेटर वन है एज कंपेयर टू 2/7। तो ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो है। 3/7, 1/4, 1/4 या तो 2/4 या तो 3/4, ये सभी क्या हो जाएंगे, रेशियो के फॉर्म में ही हो जाएंगे। ओके, फ्रैक्शन फॉर्म में। आई बात समझ में। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, लुक एट द पिक्चर बिलो, वी सी डिविजन्स ऑफ अ सर्कल मेड बाय इट्स डायमीटर। इसके डायमीटर से यहाँ पर जो सर्कल है उसके यहाँ पर कुछ पार्ट्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर एंड डी यहाँ पर। तो डू यू सी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स दे गिव राइज टू। मतलब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ, उन्होंने क्या कहा है, डायमीटर्स एंड नंबर ऑफ डिविजन्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायमीटर ओनली 1 है, बट यहाँ पर डिवीजन कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 2 बन रहे हैं। यहाँ पर डायमीटर 2 है तो यहाँ पर पार्ट देखिए कितने बन रहे हैं, डिविजन यहाँ पर 4 बन रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर देखिए 3 डायमीटर्स यहाँ पर बना दिए तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बन रहे हैं। अगर मैंने 4 डायमीटर्स डाल दिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर टोटल 8 बन रहे हैं। तो जितने डायमीटर है उतने ज्यादा यहाँ पर पार्टीशन हो रहा है। सो देयरफॉर इन फिगर ए 1 डायमीटर मेक्स 2 पार्ट्स, इन फिगर बी 2 डायमीटर्स मेक्स यहाँ पर 4 पार्ट्स, एंड इन फिगर नंबर डी 4 डायमीटर्स मेक्स यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सो नंबर ऑफ डायमीटर्स अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डायमीटर कितने, 1 है, तो यहाँ पर 2 पार्ट्स बन रहे हैं। या तो हम यहाँ पर देखिए 1/2 को यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से लिख सकते हैं 2/4, यस लिख सकते हैं। 2/4 देखिए यहाँ पर 3/6 से भी यहाँ पर इक्वल होगा, बिकॉज 3/6 मतलब देखिए 1 को अगर मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3/6 मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यहाँ पर 4/8 भी आ जाता है। ये क्या है, सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हियर द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ डायमीटर्स टू द नंबर ऑफ डिविजन्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रेशियो है नंबर ऑफ डायमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट ही हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स बना दिए तो यहाँ पर देखिए 4 डायमीटर यहाँ पर ड्रॉ किया तो 8 पार्ट बन रहे, 3 डायमीटर यहाँ पर बना दिए तो 6 बन रहा है। अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है 1/2, सभी का अगर मैं स्मॉलेस्ट कर दूं तो यहाँ पर रेशियो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म यहाँ पर 1/2 ही आ जाएगा। इसका रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। 1/2 इज इक्वल 2/4 होता है, और आपको पता है ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 इज इक्वल टू, मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑलरेडी 2 1 जा 2 कैंसिल होता है, ऑलरेडी पता है। अगर मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो 2/4 यहाँ पर आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये बिगर फॉर्म में आ गया। So therefore the ratio of the number of diameters to the number of divisions remains constant। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर constant आ रहा है। ओके, तो another example देखिए, the number of notebooks that the students of government school receive is shown in the table below। तो चिल्ड्रंस कितने यहाँ पर 15 है, नोटबुक मिले यहाँ पर 90, 12 चिल्ड्रंस को यहाँ पर 72, 10 को यहाँ पर देखिए 65 को यहाँ पर 30। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अपॉन नंबर ऑफ नोटबुक्स 15/90 is equal to 12/72 is equal to 10/60 is equal to 5/30 is equal to 1/6। मतलब यहाँ पर इन सभी का जो रेशियो है ये क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। सो इन अदर वर्ड द रेशियो ऑफ 1:6 रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। यहाँ पर जो रेशियो है 1/6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पर सेम ही रहेगा।
In the example above, we see that when the number of diameter increases, जो हमने diameter का देखा था, the number of divisions also increases, correct. So as the number of children decreases, the number of notebook also falls, करेक्ट. अगर मैंने यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन की संख्या जो है यहाँ पर कम कर दी तो ऑलवेज यहाँ पर देखिए नोटबुक भी यहाँ पर कम हो रहा है. जैसे मैंने देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर कम कर दिए तो नोटबुक यहाँ पर क्या हो रहा है, कम ही हो रहे हैं. सो देयरफॉर the number of diameters and the number of divisions are in the direct proportion as are the number of students and number of notebooks. ये क्या हो रहा है यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. तो स्टूडेंट्स एक और एक एग्जांपल हम देखते हैं. अभी आप शॉप में गए हैं, सोच लीजिए आप शॉप में गए हैं, आपको 5 चॉकलेट चाहिए. तो 5 चॉकलेट्स के लिए आपने पे कर दिए 10 रुपीज. ओके, 5 चॉकलेट को आपने क्या किया, 10 रुपीज पे कर दिया. अगर यहाँ पर मैंने 10 चॉकलेट्स लिया तो आप यहाँ पर कितने पे करेंगे, तो आप जल्दी से कहेंगे 20 रुपीज. अगर मैंने 20 चॉकलेट्स पे यहाँ पर बाय किए तो मुझे यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा, करेक्ट. यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 40 रुपीज. तो आपने कैसे फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो 5/10 है, अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते तो 5/10 इज इक्वल टू देखिए 10/20 हो जाएगा. ये फ्रैक्शन नहीं, देखिए इसका रेशियो क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख रहा है. 5/10 मतलब 5 1 जा 5 2 जा. सो 1/2 मतलब एक चॉकलेट कितने रुपीज का है, यहाँ पर 2 रुपीज का है. आसानी से मुझे पता चला. 5 2 जा 5 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 जा अगेन 2 1 जा अगेन 2 जा, मतलब डायरेक्टली 10 1 जा 10 2 जा 1/2 आ जाएगा. 20 1 जा 22 जा 1/2 ही आ रहा है. इसका जो रेशियो है यहाँ पर कांस्टेंट है. सो वी कैन से लाइक दैट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद नंबर, इसके जो प्राइस है उसके साथ. आई बात समझ में. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो एक वैल्यू है जैसे कि 5 कर इंक्रीज हो रहा है तो जो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो इसके प्रोपोर्शनेट में भी ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. अगर मैंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स इंक्रीज कर दिए तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है. क्या यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, नहीं ना. आप 10 चॉकलेट्स के लिए 5 रुपीज थोड़ी ना पे करोगे, नहीं ना. आप क्या करोगे, 10 रुपीज के लिए 20 रुपीज ही पे करोगे. सो दैट्स वाई इफ दिस वैल्यू इज इंक्रीजेस, अनदर जो उसके प्रोपोर्शनेट में है वो भी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू दैट वन. सो वी कॉल देम एज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. अभी इसके वाइस वर्सा अनदर भी होता है जो इसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, वो आने वाले पार्ट में हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए. इफ 10 पेन्स कॉस्ट यहाँ पर 60 रुपीज दिया है, 10 पेन्स है उनका कॉस्ट यहाँ पर 60 रुपीज है. What is the cost of 13 such pens? हमें क्या करना है, 13 such pens का कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने जो अभी क्या देखा, जो यहाँ पर अगर हम जो वैल्यू है अगर इसे इंक्रीज करते हैं तो उसके प्रोपोर्शन में अनदर वैल्यू भी बढ़ जाती है. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कॉस्ट vary in direct proportion. Yes, so let us express the ratio and obtain an equation. तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो यहाँ पर लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 पेज इज x रुपीज. ओके, सो लेट सपोज डायरेक्ट लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स इज x रुपीज. ठीक है, x रुपीज हमने कंसीडर किया. सो देयरफॉर अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम क्या करेंगे, रेशियो क्या लेंगे, पेन्स अपॉन रुपीज का यहाँ पर रेशियो लेंगे. सो 10 अपॉन यहाँ पर 60 रुपीज आ जाएगा. इसका इज इक्वल टू क्या होगा, 13 अपॉन x ही होगा, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है. सो दैट्स वाई 10 अपॉन 60 इज इक्वल टू 13 अपॉन x मैंने लिख दिया. तो क्या हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते, देखिए यहाँ पर ये डिवाइड में इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय x, ये 60 डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा. सो दैट्स वाई 10x इज इक्वल टू, इसका यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाता है 780 यहाँ पर बनेगा. 10 एंड x का यहाँ पर रिलेशन क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का है. सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 10 को यहाँ पर डिवाइड में लेके आएंगे तो 780 अपॉन 10 एंड x इज इक्वल टू वी गेट यहाँ पर 78 रुपीज. इसका मतलब 13 पेन जो है उनकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी बन रही है, यहाँ पर 78 रुपीज बन रही है. आई बात समझ में. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अनदर मेथड से भी कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए 10 रुपीज की कॉस्ट यहाँ पर 60 रुपीज है तो क्या मैं यहाँ पर 1 रुपी, यहाँ पर जो 1 पेन है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ. तो यहाँ पर 1 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6 रुपीज बन जाएगी. ठीक है, मैंने कैसे फाइंड आउट किया, देखिए 10 अपॉन 60, तो मैंने यहाँ पर रेशियो इसे स्मॉल कर दिया तो आई विल गेट 6. तो 1 पेन के लिए मुझे यहाँ पर 6 रुपीज पे करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई
13 पेन के लिए मुझे कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वल के जो रेशियो है, इस इक्वेशन से वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन लर्न कर रहे हैं। ओके, आई बात समझ में, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? यस। तो स्टूडेंट्स, इसके इनवर्स देखिए यहाँ पर, इसे ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसका इनवर्स होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब ये थोड़ा सा उल्टा होता है। अगर एग्जाम्पल देखिए, हम मान के चलते हैं कि मुझे वॉल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है। तो वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 वर्कर्स यहाँ पर 5 या तो ठीक है 5 डेज नहीं तो 10 डेज हम मान के चलते हैं, 10 डेज यहाँ पर लगाते हैं इस जो वॉल है इसे बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने वर्कर्स, 10 वर्कर्स यहाँ पर 10 डेज लगाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर वर्कर की संख्या, इसका नंबर इंक्रीज कर दिया, इफ आई टेक द 20 वर्कर्स, जल्दी से मुझे बताओ नंबर ऑफ डेज यहाँ पर घटेगा या बढ़ेगा? It will be increase or decrease? Correct, it will be decrease. Why? Because we increase the number of workers, so that's why इसे यहाँ पर 5 days में ये complete कर देंगे। आई बात समझ में? Yes. So therefore, if we increase this number, this value will be reduced, or we can say like that, if we reduce this number, this value will be increased। अगर मैंने यहाँ पर देखिए 5 वर्कर ही लगा दिए, तो यहाँ पर 20 days लगेंगे इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब एक वैल्यू को मैंने घटा दिया तो अनदर वैल्यू बढ़ जाती है, अगर मैंने अनदर वैल्यू को बढ़ा दिया तो अनदर वैल्यू घट जाती है। सो देयरफॉर सम, एक अनदर एग्जांपल देखिए, सम वॉलंटियर्स हैव गैदर्ड टू डिग 90 pits फॉर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। वन वॉलंटियर digs 1 pit in 1 day. If there are 15 volunteers, they will take 90 upon 15 is equal to 6 days to pick the pits. 10 volunteers will take 90 upon 10 is equal to how many days? 9 days यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज देखिए 15 वर्कर्स यहाँ पर 6 डे लगाए, तो यहाँ पर 10 वॉलंटियर्स कितने लगाएंगे, यहाँ पर 9 डेज लगाएंगे। ठीक है, सो आर द नंबर ऑफ पीट्स एंड द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इफ वी इंक्रीज दिस वैल्यू, 15 को मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया तो रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या होनी चाहिए एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब हम देखते थे एक वैल्यू बढ़ गई तो उसके प्रोपोर्शन में अनदर वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे कि पेन की कॉस्ट 1/2 है, तो यहाँ पर 2 पेन कर दिया तो यहाँ पर 4 हो जाएगी, अगर मैंने पर 3 कर दिया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इफ आई इंक्रीज दिस वैल्यू, जो यहाँ पर अनदर वैल्यू है उसे क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ओके, सो इफ द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स डिक्रीजेस, more days are required, and if the number of volunteer increases, fewer days are required for job. So however, the product of the number of days and number of volunteers remains क्या है, कांस्टेंट। आई बात समझ में? यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो इनका प्रोडक्ट 90 आ जाएगा। देन 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है, 90 ही मिल रहा है। सो देयरफॉर वी से दैट दीज नंबर्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इस नंबर को हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन हम कहेंगे। ओके, एक एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। सपोज सुधा हैज टू सॉल्व 48 प्रॉब्लम्स इन अ प्रॉब्लम सेट। If she solves one problem every day, she will need 48 days to complete the set. Correct. So, but if she solve 8 problems every day, तो इसका जो टाइमिंग है ये बढ़ेगा या कम हो जाएगा? देखिए उसने प्रॉब्लम की संख्या जो है उसका नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। एवरी डे वो 1 प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, बट अभी एवरी डे 8 प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई she will complete the set in 48/8 is equal to how many days, 6 days. And if she solves 12 problems a day, she will need 4 days. The number of problems solved in a day and number of days needed are in inverse proportion. Their product is constant. मतलब देखिए 12 4 are 48, 8 6 are 48. इनका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है। सो देयरफॉर 8 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48, 12 4 48। मतलब अगर मैंने एक दिन में भी 48 कर सकता हूँ ना। यस, 48 अगर मैंने हर एवरी डे पे मैं देखिए 48 किया तो मुझे रिक्वायर्ड टाइम कितना लगेगा, 1 डे ही लगेगा। यस करेक्ट। तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई इन द इनवर्स प्रोपोर्शन प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
ओके, सो एक एग्जांपल देखिए, 15 वर्कर्स टेक 8 आवर्स टू बिल्ड अ वॉल, हाउ मेनी आवर्स विल 12 वर्कर्स नीड टू बिल्ड द सेम वॉल, उसके आवर्स कितने लगेंगे हमें यहाँ पर बताने हैं। As the number of workers increases, the number of hours decreases. Correct. So the number of workers and number of hours are inverse proportion. Yes, correct. The product of the number of workers and the number of hours needed to build a wall क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा. सो लेट अस यूज द वेरिएबल x टू सॉल्व दिस वेरिएबल. हम यहाँ पर इसे x एज्यूम कर लेते हैं. तो 12 वर्कर्स टेक 8 आवर्स, हम मान के चलते हैं 12 वर्कर्स टेक 8 आवर्स, यहाँ पर सॉरी x आवर्स हम मान के चलते हैं. ठीक है, उन्होंने यहाँ पर x आवर्स लिया है. तो 15 वर्कर्स कितने ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए 15 वर्कर्स यहाँ पर 8 आवर्स ले रहे हैं, ऑलरेडी गिवन में दिया है. एंड 12 वर्कर्स जो है यहाँ पर देखिए 12 वर्कर्स यहाँ पर x आवर्स लेंगे. ठीक है, यस. सो देयरफॉर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x. सो दैट्स व्हाई 15 8 इज 120 इज इक्वल टू 12x बनेगा. तो 12x इज इक्वल टू 120. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई इस पर देखिए डिवाइड होगा तो 120 अपॉन 12, 12 1 जा 12 जीरो जा, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 10 यहाँ पर बनेगा. इसका मतलब 12 वर्कर्स यहाँ पर 10 डेज यहाँ पर सॉरी 10 आवर्स यहाँ पर लगाएंगे. ठीक है, 15 वर्कर्स यहाँ पर 8 आवर, तो 12 वर्कर्स यहाँ पर 10 आवर्स लगाते हैं. सो देयरफॉर 12 वर्कर्स विल टेक 10 आवर्स टू बिल्ड द वॉल. ओके, जो वॉल है उसे बिल्ड, वॉल जो है यहाँ पर उसे बिल्ड करने के लिए 10 आवर्स लगाएंगे. हाउ मेनी वर्कर्स, 12 वर्कर्स. ओके, सो देखिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल, अ 40 पेज क्लास मैगजीन इज टू बी रिटन. If one student would require 80 days to write it, how many would 4 students require? Yes, आप बता सकते हो, जल्दी से बताओ. Yes, correct. If more students help to do same task, fewer days will be required. Correct. So that is the number of students and the number of days are in which proportion? Correct. They are in the inverse proportion. If we assume 4 students needs यहाँ पर how many days, x days हम अगर मान के चलते हैं, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा. यस, करेक्ट. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू बनेगा 80 अपॉन 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 2 जा 0 जा, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 20. इसका मतलब 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड है, उनको यहाँ पर 20 डेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है. जैसे कि यहाँ पर 1 स्टूडेंट्स 80 डेज में कर रहा है, तो 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर उसी काम को 20 डेज में मिलकर कंप्लीट कर पाएंगे. ओके, तो एक अनदर एग्जांपल देखते हैं. देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है, स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन स्कूल वेंट फॉर अ पिकनिक फॉर अ फार्म बाय बस. Here are some of their experiences. Okay, say whether the quantities in each are in a direct or in a inverse proportion. हमें यहाँ पर बतानी है. तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर each students paid 60 rupees for the expenses. हर एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 60 rupees पेड किया है. So as there were 45 students, dash rupees were collected. 45 स्टूडेंट्स का यहाँ पर देखिए कितनी अमाउंट बनेगी, एंड हैड there been 50 students dash rupees would be have been collected. each students paid कितना किया है, एक हर एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 60 रुपीज पे किया है, तो 45 के यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 60 बनेगा, एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 60 यहाँ पर होगा. यस, करेक्ट. यस, सो देयरफॉर यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, जल्दी से यहाँ पर कैलकुलेट करिए इसे. देखिए 45 मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, सो 45 मल्टीप्लाई बाय 60 बनता है 2700 रुपीज. एंड यहाँ पर क्या होगा, देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या बनेगा, करेक्ट, यहाँ पर बनता है 3000 रुपीज. इसका मतलब यहाँ पर इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अमाउंट यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब ये कौन से प्रपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. ओके, सो देयरफॉर द स्वीट शॉप्स, ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएगा. द स्वीट शॉप नियर द स्कूल गेव 90 लड्डूज फॉर पिकनिक. जो स्वीट शॉप है जो स्कूल के बाजू में है, उसने 90 लड्डूज दिए हैं फॉर द पिकनिक. इफ 45 स्टूडेंट्स गो फॉर द पिकनिक, ईच विल गेट डैश डैश लड्डू.
तो 45 स्टूडेंट्स है टोटल, 90 लड्डूज यहाँ पर है, तो 90/45 इजीली वी कैन कैलकुलेट, यहाँ पर 2 लड्डूज आ जाएगा हर एक स्टूडेंट्स को। इफ 30 स्टूडेंट्स गो फॉर द पिकनिक, अगर यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो यहाँ पर हर एक को कितना मिलेगा, तो 90/30 3 लड्डूज यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज कर दी, 45 की जगह पर मैंने 30 डाल दिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू है नंबर ऑफ लड्डूज की यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट ऑफ लड्डूज ईच वन गेट्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, यह आ जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज देखिए 45 का मैंने 30 कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। इफ वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 बनेगा, एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें यहाँ पर 90 ही मिलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में ही हो जाएंगे। यस करेक्ट, आई बात समझ में, यस। तो नेक्स्ट वन देखिए अभी, द फार्म इज 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, द बस वेंट टू फार्म एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, टूक डैश डैश आवर्स। कितने टाइम्स लगता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, करेक्ट, यस। बट हमें यहाँ पर देखिए डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। सो टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर स्पीड बनेगा। यस, डिस्टेंस है 120/40, तो 4 0 कैंसिल, 4 1 जा, 4 3 जा, 3 आवर्स लगेंगे। अगर मैंने यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज कर दिया, 60 किलोमीटर्स यहाँ पर बना दिए, तो 120/60 0 0 मतलब 2 आवर्स यहाँ पर लगेंगे। सो देयरफॉर देखिए 40 को मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, 60 बना दिया, तो ये जो आवर्स का टाइम है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। इनका प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनवर्स है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ऑलरेडी हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। देखिए 40/3 इसका रेशियो क्या 60/2 से इक्वल है, नहीं है। यहाँ पर 30 आ रहा है और यहाँ पर समथिंग अगर डिवाइड करिए डेसिमल में आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। बट इनका प्रोडक्ट देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर इक्वल बन रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे भी नहीं आ रहा है याद, तो देखिए इफ आई इंक्रीज दिस वैल्यू, 40 को मैंने यहाँ पर 60 बना दिया, तो आवर का जो टाइम है यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ये इंक्रीज कर दिया तो ये रिड्यूस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर ये मैंने इंक्रीज कर दिया होता और ये भी यहाँ पर इंक्रीज होता, तो ये बन जाता इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो वी राइट डाउन यहाँ पर इनवर्स proportion, the speed of the bus and the time it takes are in a इनवर्स प्रोपोर्शन। आई बात समझ में, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई यहाँ पर, यस। तो आइए चलते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए द फार्मर पिक 180 बार्स बोर्स फॉर हिज ट्रीज। ओके, जो फार्मर है पिक उसने क्या क्या 180 बोर्स यहाँ पर उसके ट्री से यहाँ पर पिक किया। सो देयरफॉर देखिए ही गेव देम इक्वली 45 स्टूडेंट्स को यहाँ पर उसने इक्वली दिया, तो हर एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर कितने मिलेंगे बोर्स, जल्दी से बताओ। ये फ्रूट होता है बोर्स का, ठीक है। सो 180/45 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर इसे डिवाइड करिए, 180 डिवाइडेड बाय 45 कितने हो गए, जल्दी से बताओ यहाँ पर। करेक्ट, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स के पास 4 बोर्स यहाँ पर आ जाएंगे। गर हैड देयर बीन 60 स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स होते तो 180 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 0 यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को कितने मिल जाते, 3 बोर्स यहाँ पर मिल जाते। इसका मतलब 45 की जगह पर मैंने अगर वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो जो नंबर ऑफ बोर्स है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 60 करने के बाद यहाँ पर 3 हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ बोर्स ईच वन गेट्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यस करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन सी बातें लर्न की। आज के इस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए अगर एक वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और अनदर उसके प्रोपोर्शन में जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो है जो है यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके इनवर्सली यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही तो उसके कंपेरेटिवली अनदर वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पर इक्वल होता है। आई बात समझ में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। यस तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं। थैंक यू।